नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत इकोनॉमी सर्वे को लेकर होगी, जिसमें हम इकोनॉमी सर्वे को एक बहुत अलग वे में पढ़ेंगे कि कौन सा डाटा आपको प्रीलिम्स में काम आता है, कौन सा डाटा आपके मेंस में भी काम आता है। मैं ऐसी कोशिश करूंगा जिसमें कि आपका कोई भी डाटा मिस ना हो। आप मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाए गए जितने भी डाटा हैं आपके एग्जाम हॉल में अवश्य काम आए, वो पूरी तरीके से काम आए। इसी पर हम लोग पूरा तरीके से ये वीडियो को फ्लो में आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी सीरीज इकोनॉमी सर्वे की ऐसे ही चलेगी, जहां पास आपको खासकर ये वीडियो जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि केवल डाटा के लिए आते हैं। डाटा के लिए आते हैं इन द सेंस मतलब जिनको पता है कि कौन सा डाटा काम का होता है, कौन सा ना काम का नहीं होता है। वो जानते हैं कि जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, जीएनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, वो सब कुछ जानते हैं ये सब। उनके लिए तो वो केवल डाटा के ऊपर ये वीडियो होगा। इसमें कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन डाटाओं को आसानी से याद रख सकते हैं, खासकर वित्तीय वर्ष को लेकर कि किस प्रकार से कौन से वित्तीय वर्ष का डाटा पूछा जाता है। उसके साथ साथ ये वीडियो में आपको अगला जो वीडियो आएगा हो सकता है उसमें एनालिसिस के साथ ये डाटा मिले, अर्थात डाटा कहां से आया, क्यों आया, उसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें आपको ये असहज नहीं होगा कि आपने ये डाटा पढ़ा क्यों। कई बार क्या होता है कि हम केवल डाटा पढ़ लेते हैं कि ये वाला काम आता है, भाई पढ़ लेते हैं, तो अच्छी बात है पढ़ लिया, वो इस वीडियो में होगा। और एक और वीडियो है जिसमें क्या होगा कि डाटा के साथ एनालिसिस होगा कि ये डाटा आया क्यों, कैसे आया, यही क्यों पढ़ना है, वो वीडियो अलग होगा। एक और वीडियो होगा जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, अपनी तैयारी को परखेंगे कि आपने जो इस कक्षा में सीखा है उसमें आपको क्या लाभ मिला, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स से पहले या फिर कोई भी अगला एग्जाम से पहले, खासकर जब तक कि नया इकोनॉमी सर्वे नहीं आ जाता है। ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमी सर्वे के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम पहला जो होगा वो पढ़ेंगे कि हमारा जीएसडीपी कितना है। अब देखो, जीएसडीपी के दो डाटा होते हैं, मतलब जीडीपी के दो डाटा हैं छत्तीसगढ़ के, पहला प्रचलित भाव का और दूसरा स्थिर भाव का। और एनएसडीपी का केवल प्रचलित भाव का डाटा आता है और यहाँ पास स्थिर भाव का डाटा नहीं आता। याद रखिएगा, स्थिर भाव का कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। अब पढ़ते हैं क्या क्या डाटा है। तो हमारा इस बार का जो जीडीपी है वो कितना है, 5, 6, 7, 8, ऐसे याद रखना, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और फिर 8043, 5, 6, 7, 8 और 8043। और स्पेशली ये लाख में है, ये डाटा याद रखिएगा लाख में है, 5, 6, 7, 8 और 8043। फिर इसके बाद स्थिर भाव का कितना है, 2, 3, 2, 9, 7, 5, 2, 3, 1। ये पूरा लाख में है ये डाटा, ठीक है, ये लाख में, मतलब आगे लाख और जुड़ा हुआ है। तो यहां पास इतना सारा आपको ये देखने को मिलेगा, 329 75 231, 329 75 231। यहां कितना है, 5, 6, 7, 8, 8043, ये हो गया डाटा। फिर एनएसडीपी का कितना है, तो 500 400 500 400 37। हो सकता है एग्जाम हॉल में पूछ ले आपसे कि जीएसडीपी छत्तीसगढ़ का कितना है, छत्तीसगढ़ का 2024-25 में जीएसडीपी कितना है प्रचलित भाव का, और ये ऑप्शन में रहे आपके पास। तो याद रखना सीक्वेंस में 5, 6, 7, 8, 8043। अगर बोल देगा जीएसडीपी स्थिर भाव का कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये वाला, और बोलेगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद, तो क्या लगाएंगे, ये वाला। अब इसी में वृद्धि दर का डाटा बोलेगा, वृद्धि दर केवल दो ही का देता है, जीएसडीपी का प्रचलित का और जीएसडीपी के स्थिर का। बाकी एनएसडीपी का वृद्धि दर हमारे पास होता नहीं है, ठीक। तो यहां पास जो जीएसडीपी का वृद्धि दर है वो कितना है, 10.89, 10.89 प्रचलित भाव का, याद रखिएगा प्रचलित का। अगर स्थिर की बात करेंगे तो कितना है, 7.51। अगर मान लो क्वेश्चन केवल इतना ही पूछेगा छत्तीसगढ़ का जीडीपी का वृद्धि दर कितना है, तो आंसर क्या लगाओगे, 7.51। कुछ नहीं बोलेगा तब, स्थिर बोलेगा तो लगाना ही है, प्रचलित बोलेगा तो ये लगाना है, ध्यान रखिएगा, प्रचलित बोलेगा तो ये लगाना है, स्थिर बोलेगा तो ये लगाना है, और कुछ नहीं बोलेगा तो यही लगाना है, क्योंकि स्थिर भाव का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। फिर अगला क्या फैक्ट है चैप्टर नंबर 3 से। फिर ये देखो, अगर मान लो करोड़ में बोलेगा, करोड़ में कितना है, तो कुछ नहीं करना है, वो लाख में था, दो संख्या को हटा दोगे तो बाकी क्या आ जाएगा, करोड़ में आ जाएगा। तो दो संख्या हटा दोगे तो ये डाटा करोड़ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में लाख करोड़ में देता है, क्यों देता है, क्योंकि देखो जब हम राष्ट्रीय जीडीपी की बात करते हैं तो वहां पास लाख करोड़ में वो डाटा दिया रहता है। तो लाख करोड़ में कितना होगा, 5.6 लाख करोड़।
6-7 लाख करोड़, प्रचलित भाव का जीएसडीपी, और स्थिर भाव का 3.29 लाख करोड़, एनएसडीपी 5.00 लाख करोड़ होगा। तो ये जीडीपी को लेकर डाटा है, एनएसडीपी को लेकर डाटा है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की डाटा। यहां पास 3 डाटा होगा आपके पास, प्रति व्यक्ति आय को लेकर 3 डाटा होगा। एक होगा जीएसडीपी का डाटा प्रचलित भाव में, एक होगा स्थिर भाव में, ठीक है, ये दो भाव होंगे याद रखना, और एक तीसरा होगा एनएसडीपी। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जीएसडीपी में प्रचलित भाव में प्रति व्यक्ति आय कितना है, या प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर कितना है, पूरा लिखेगा जीएसडीपी का प्रचलित, तो ये वाला आंसर होगा। बोलेगा जीएसडीपी का स्थिर तो 1,07,327 होगा इसका आंसर। अगर बोलेगा प्रचलित जीएसडीपी का तो 1,84,833। अगर बोलेगा कि एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना है तो फिर है 1,62,870। अब सुनो अच्छी बात, अगर बोलेगा कि कुछ नहीं बोला, बोल दिया प्रति व्यक्ति आय बताओ, तो निवल राज्य वाला लगाना। क्यों लगाना, उसका एनालिसिस मैं अगले वीडियो में बताया हूं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ नहीं बोलता है तो यही लगाना होता है आपको। फिर बात करेंगे कि भाई वृद्धि दर कितनी है, पिछले साल के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। अगर जीएसडीपी के प्रचलित की बात करेंगे तो 9.65, अगर बात करेंगे अगर नॉर्मल यहां पर स्थिर भाव की तो 6.31। अगर कुछ नहीं बोलता है कितना वृद्धि हुआ और कुछ नहीं बोलता है जीएसडीपी एनएसडीपी कुछ नहीं, तो क्या लगाएंगे 9.37। ऑप्शन भी याद रखना तीनों, क्योंकि हो सकता है कि वो इसी को दे दे और कुछ न बोले, फिर भी वो आंसर सही ले लेगा। मतलब कुछ नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, पर कैपिटा इनकम का वृद्धि दर बताइए, प्रतिशत वृद्धि दर बताइए। 9 मान लो कि 60, 9.70, 9.75, 9.65, आंसर क्या होगा 9.65, और ये बिल्कुल सही होगा, कोई दावा आपत्ति नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पास ये ऑप्शन ना देकर ये वाला दे देगा 9.47, 9.27, 9.37, 9.17, तो आंसर क्या होगा 9.37 वाला होगा। तो मैं समझा रहा हूं, तीनों को याद रखना, तीनों काम आएगा। स्पेशली बोलेगा तो फिर जीएसडीपी का प्रचलित में यही होगा, जीएसडीपी के स्थिर में ये होगा, एनएसडीपी के प्रचलित में 9.37 होगा। अगर कुछ नहीं है, मान लो कि ये तीनों ऑप्शन में आ गया, बोलता प्रति व्यक्ति आय बताओ, तो कंफर्म ये वाला मारना। हो सकता है वो इसी को लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि ये एक्यूरेट ज्यादा होता है, इस कारण से उसको लेगा। क्यों होता है, क्योंकि उसको एनालिसिस में मैं बताया हूं, देखना आप। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अब देखो जीडीपी का जीएसडीपी, चूंकि हमारे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, 100% जीडीपी इन तीनों क्षेत्रों में बटा होता है। 16.80 कृषि क्षेत्र में बंटवारा हुआ है, ठीक है, और 47.90 उद्योग क्षेत्र में, और 35.30 कितना हुआ है तो सेवा क्षेत्र में। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100%। क्वेश्चन कैसा आएगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जीएसडीपी प्रतिशत वितरण स्थिर भाव कृषि क्षेत्र में कितना रहा, 16.80 रहा, उद्योग में कितना रहा 47.90 रहा, सेवा में कितना रहा 35.30 रहा। और इसको तोड़ सकते हैं, देखो इसको ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में भी तोड़ सकते हैं। कैसे टूटेगा, कुछ नहीं होता। देखो प्राथमिक में टोटल 5 होते हैं, ये चारों को मिलाओगे तो कृषि बनता है, ये चारों को मिलाने पर कृषि बना था 16.80, खनन उत्खनन मिला दोगे तो बनेगा प्राथमिक 27.96। तो याद रखना इनको भी कि कितना वितरण है, तो फसल का है 9.67, पशुपालन का 1.77, वानिकी का है 2.95, मत्स्य का है 2.41, खनन उत्खनन का है 11.16। इन सभी को जोड़ोगे तो प्राथमिक कितना होगा 27.96। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में 3 होता है, विनिर्माण सबसे ज्यादा, मैक्सिमम बोलेगा वितरण किसका है तो विनिर्माण का है। सीधी सी बात, बोलेगा कि जीएसडीपी में सबसे ज्यादा वितरण किसका है, योगदान किसका है, योगदान सबसे ज्यादा है किसका, विनिर्माण का 18.13, विद्युत गैस जलापूर्ति 10.74, विनिर्माण का 7.86। अगर इसमें जोड़ दो खनन उत्खनन वाले को, कितना है 11.16, तो आ जाएगा किसका, द्वितीय क्षेत्र का। किसका आएगा, द्वितीय, सॉरी ये तीनों मिलाकर क्या है द्वितीय क्षेत्र। खनन उत्खनन जोड़ दोगे तो किसका आएगा, उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, उद्योग क्षेत्र कितना था 47.69, अभी जस्ट देखा था, ठीक है, बैक पेज में देखा था 47.90 होगा, ठीक है 47.90 ये हो जाएगा किसका, उद्योग का। तृतीय क्षेत्र फुल्ली सेवा क्षेत्र होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र पूरी तरीके से सेवा क्षेत्र होता है, यह है 35.30। तो आपने जीडीपी को 3 भागों में तोड़ा, कृषि, उद्योग, सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में 5, उद्योग में, द्वितीयक में 3 और सेवा में छोड़ दो कितना है। ठीक, इसमें सबसे मिनिमम होता है भंडारण, ठीक है, भंडारण सबसे कम होता है, याद रखना। मैक्सिमम है विनिर्माण, भंडारण है सबसे कम,
एक बार डाटा बाद में चेक कर लेंगे, 0.08 याद आ रहा है मुझे, वो है सबसे मिनिमम। तो प्रतिशत योगदान है ये, ठीक है, जीएसडीपी का स्थिर भाव का प्रतिशत योगदान, याद रखिएगा, जीएसडीपी का स्थिर भाव का प्रतिशत योगदान। प्रचलित का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि प्रचलित का उतना ज्यादा पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता, एनालिसिस वीडियो में आपको मिलेगा वो, फिर भी मैं यहां पर डलवा दिया हूं कि प्रचलित भाव में कितना है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं किसका अधिकतम है, अधिकतम किस वर्ष है, यह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है कि अधिकतम किस साल रहा। भाई क्वेश्चन क्या बोलेगा, फसल क्षेत्र का योगदान, फसल क्षेत्र का योगदान अधिकतम किस वर्ष रहा जीएसडीपी स्थिर भाव। तो आंसर क्या लगाएंगे, यहां पर होगा 2022-23। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं लिखा हुआ, 2019, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, ये डाटा निकाला हुआ है, रिफाइंड डाटा है पूरी तरीके से, ठीक है। कहीं गलती हुई तो हम पिनअप करा देंगे, एक आध बार क्रॉस चेक और बाद में करिएगा आप लोग, है ना, या फिर हम करते रहेंगे ताकि कोई गलती ना हो किसी एग्जाम हॉल में। कई बार होता है कि कई बार गलतियां हो जाती, परंतु कोशिश किया गया कि बिल्कुल गलती ना हो। तो यहां पर जैसे देखो 2019-20 में निर्माण सबसे ज्यादा कब था, निर्माण का योगदान किस वर्ष सबसे ज्यादा था, तो निर्माण अपने आप में सबसे ज्यादा कब रहा है, तो 2019-20 में रहा है। द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, वन क्षेत्र कब रहा है, 2020-21 में रहा है। ऐसे याद रखना, कोरोना से पहले निर्माण किया 19-20 में, और कोरोना में वन काटा, उद्योग लगाया और द्वितीय क्षेत्र को बम बम कर दिया। फिर अगले साल क्या किया, विनिर्माण किया, विद्युत गैस जलापूर्ति को ज्यादा किया। फिर अगले साल क्या किया, तो फसल है, पशुपालन है, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र, ये सब के सब सेम ही टाइप के 2022-23 में इनका ज्यादा था। फिर अगले साल सब कुछ तोड़ दिया, फसल को तोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया, खनन। फिर आखिरी में इस साल मछली का सबसे ज्यादा योगदान किस साल है, तो इसी साल है, अपने आप में उसका सबसे ज्यादा इसी साल है, मछली सेवा और तृतीय क्षेत्र। मछली की सेवा करनी याद रखना, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र ऑटोमेटिक होता है। तो ये है योगदान जिस वर्ष सबसे ज्यादा रहा। फिर और आगे बात करते हैं, अब आएगा क्या, तो प्रचलित भाव का नहीं, वृद्धि दर है स्थिर भाव पर। मैं बता रहा हूं प्रचलित भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर होगा तो होगा इसमें। स्थिर भाव का वृद्धि दर, बहुत सारा वृद्धि दर आप देख चुके हैं, अब यहां पर वृद्धि दर और आएगी, ठीक है। दो आप देख चुके हो, वो जीडीपी का वृद्धि दर देखा था आपने, वो 6.31 समथिंग था, 7.51 था, और प्रति व्यक्ति आय का देखा था आपने 6.31, तो वो दो आप देख चुके हैं। यहां पर बात हो रही औसत वृद्धि दर की। कृषि में औसत कितना वृद्धि दर रहा पिछले 12 साल में, अर्थात 2012-13 से लेकर 2024-25, 12-13 साल का औसत वृद्धि दर दिया हुआ है इकोनॉमी सर्वे पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में दिया हुआ है कि कृषि में अगर आप बात करेंगे तो कृषि में जो रहा है 5.39, 5.97 उद्योग में, और सेवा में रहा है कितना, 6%। 5.39, 5.97 और 6.00, ये है औसत वृद्धि दर। फिर इसके बाद आता है कि एक एक इंडिविजुअल का, कृषि का इस साल का पिछले वर्ष के मुकाबले 2023-24 के मुकाबले 24-25 में कितना रहा। हम औसत की बात नहीं कर रहे, हम इसी साल की बात करें 2024-25 की। औसत बोलेगा तो वो वाला लगाना 5.39, यहां बोलेगा तो क्या लगाना है 5.38। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना रहा 5.38। उद्योग का कितना रहा तो 6.92, सेवा का कितना रहा तो 8.54। हम जीएसडीपी का पढ़ चुके हैं, याद करो पहला स्लाइड में कितना था 7.51। पर कैपिटा इनकम का कितना था तो 6.31। सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई तो होटल, व्यापार, जलपान गृह में हुई है 14.06। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो पशुपालन 10.02, याद रखिएगा। ऋणात्मक वृद्धि मतलब पिछले बार 100 था, इस बार 93 हो गया, मतलब 7% का नेगेटिव ग्रोथ हो गया। ये किसका है भाई, रेलवे का है। रेलवे का नेगेटिव ग्रोथ रहा इस साल। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर मिलेगा स्थिर भाव प्रतिशत वृद्धि दर अधिकतम। अब जैसे प्रतिशत वितरण का अधिकतम देखा था कि 2019 में या 20 में निर्माण था, 2020 में किसका था तो वन का था, है ना, द्वितीय क्षेत्र का था, उद्योग का था। इसी प्रकार से प्रतिशत वृद्धि दर का भी होगा, वो प्रतिशत वितरण का था तो एक होगा प्रतिशत वृद्धि दर, ये दूसरा है। फिर इसके बाद खत्म है, कुछ ज्यादा बचा नहीं, ऑलमोस्ट खत्म है ये। तो देखिए वन और विद्युत क्या कैसे याद रखना है कि जंगल में लाइट जलाएंगे। कोरोना के समय वृद्धि कहां हुई थी ज्यादा, कोरोना से पहले। कोरोना में तो किसी की वृद्धि ही नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती भाई। कोरोना में तो सब घर के अंदर थे ना, तो उत्पादन हो नहीं रहा था, तो कोरोना में कभी कोई वृद्धि होगा ही नहीं, इस कारण से उससे हटा। उससे पहले वन और विद्युत है, वन और विद्युत 2019-20। अगर मान लो 19-20 नहीं है ऑप्शन में ना, तो यहां विद्युत को आप क्या लगाओगे पता है 21-22। अगर ऑप्शन में नहीं है तब 19-20 नहीं है तो 21-22, और अगर मान लो वन ऑप्शन में नहीं है 19-20 में तो क्या लगाओगे फिर 22-23।
तो याद रखें कोरोना के बाद विनिर्माण चालू किया। फसल, कृषि, प्राथमिक, ये सब तो वहां भी था, प्रतिशत वितरण में सेम ही था। निर्माण और सेवा और वन यहां पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, याद रखिएगा। फसल के साथ फसल का सेवा करना है, निर्माण करना है और वन। फिर 23-24 में किसका था, तो मछली और यहां पास खनन का हो जाएगा। और 24-25 इस साल वृद्धि दर इस साल किसका ज्यादा है, तो पशुपालन का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इन द सेंस मतलब पशुपालन का जो वृद्धि दर है पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा किस वर्ष रहा, तो 2024-25 में रहा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पशुपालन का वृद्धि दर, पशुपालन में वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा, किस वर्ष में सबसे ज्यादा है, तो 2024-25 में सबसे ज्यादा है। द्वितीयक का भी है और उद्योग का भी है। तो इस प्रकार से ये डाटा है। हो सकता है 1-2 पेज हमारा प्रचलित भाव का भी होगा, यहां पास ऋणात्मक वाला भी है, क्योंकि किसी किसी के ना नेगेटिव ग्रोथ रेट है। जैसे विनिर्माण का नेगेटिव कब रहा, तो विनिर्माण का नेगेटिव था 22 और 23। विनिर्माण का 22 और 23 में नेगेटिव था। निर्माण का 2 बार नेगेटिव रहा है, वो 21 में और 22-23 दोनों बार निर्माण क्या रहा, नेगेटिव ग्रोथ में रहा। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ। सेवा का कब रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना काल में सेवा का सबसे ज्यादा कम रहा ग्रोथ, वो कितना था 2020 और 21 की बात करेंगे, नेगेटिव ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्रचलित भाव का बस डाटा मैंने डलवा दिया है यहाँ पास, ये वाला डाटा याद कर लीजिएगा। जैसे वहां पास कृषि का 27 था, यहाँ पास कितना है 20.07, उद्योग का वहां 47 समथिंग कुछ था 90, यहाँ है 43.48, वहां सेवा का 35.30 था, यहाँ कितना है 36.45। तो ये 100% यहाँ पास ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रचलित भाव में वृद्धि दर भी थोड़ा सा देख लीजिए, जिसे वहां कृषि का कितना था 5.38 या 39 था, यहां पास कितना है 9.27, उद्योग का कितना है 9.22 और सेवा का कितना है 13.43। जीडीएस-डीपी का हम लोग शुरुआत में ही देख लिए थे 10.89 और पर कैपिटा इनकम का 9.65। ये है आपका वृद्धि दर किसका, प्रचलित भाव का। आई होप कि और कोई डाटा नहीं होगा, इतना ही है ये डाटा। इकोनॉमी सर्वे चैप्टर नंबर 3 90 से 95% यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। प्रचलित का 1-2 बार कभी ज्यादा पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन कभी पूछा है, मत याद करो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इतना भी याद करेंगे बहुत है, लास्ट तक क्या होता है प्रेशर बहुत होता है एग्जाम हॉल में, भूल जाता है इंसान। बैगा तो गलत करके आ जाते हैं कि गोदना कौन सी जनजाति मारता है, तो बैगा लोग गलत करके आते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ये भी गलत करके आते हैं। बहुत गलतियां होती हैं, बिल्कुल इतना ही पर आप बने रहिए। कई किताबों में आपको ऋणात्मक डाटा भी देखने को मिला, किस वर्ष सबसे नेगेटिव रहा, मत करो अभी, एक आध बार पूछा है बस, ठीक है। 90 से 95% इतना ही से पूछा है, इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एक आध वीडियो और आएगा जिसमें ये सारे डाटा कैसे आते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है, जिसमें कि उन बच्चों को हेल्प मिलेगा जो बच्चे क्या करते हैं, तो अभी शुरुआत की है तैयारी, 1-2 साल हुआ है, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन सभी चीजों में, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। एमसीक्यू भी मैं इसके लिए जल्दी लेकर आऊंगा और ये सीरीज लंबा चलेगा, लगातार चलेगा, जब तक आपका इकोनॉमी सर्वे खत्म नहीं हो जाता है। उड़ान IAS एकेडमी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए तत्पर है, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद।